आज मेरी बात मेरे कुछ प्रबुद्ध दोस्तों से हो रही थी जो एकेडमिक से हैं, कुछ पत्रकार हैं, और उनसे बहस होते होते बात यहाँ पहुंची कि किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहिए। मेरा मत था कि गलती से भी लेके नहीं जाना चाहिए। मेरा मत ये इसलिए नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका उस तरीके से बर्ताव नहीं कर रही है जिस तरीके से एक न्यायपालिका को करना चाहिए, बल्कि मेरा मानना है कि सरकार ने, मोदी सरकार पब्लिक डिस्कोर्स में बेशक फिजूल की बातें चलाती हो और इधर उधर की बातें और बहुत ही बेवकूफ़ाना बातें करती हो, पर जब वो किसी कानून में संशोधन करती है अपने इंटरेस्ट में, तो उस कानून पर बहुत ही बारीकी से काम करती है। और उसी तरीके से इस कानून पर भी सरकार ने काफ़ी बारीकी से काम किया है। और मेरा मानना है कि अगर किसान कोर्ट में गए तो ये कानून, ये मत या ये तर्क कि इससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, या फिर क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है। मैं कुछ आपको बता दूं किसानों को, किसान भाइयों को, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि संविधान का आर्टिकल 246 अनुसूची 7 ये व्याख्या करती है कि केंद्र के, राज्य के और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय होंगे। तो 7वीं अनुसूची कहती है कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय होगा। तो पहली नजर में लगता है कि हाँ, केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है, तो शायद कोर्ट इसको खारिज कर देगी। पर बात इतनी आसान है नहीं जितनी कि पहली नजर में दिखाई देती है। आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सूरत में क्या होगा। तो उस सूरत में आर्टिकल 254 संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत की व्याख्या करता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में यदि वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है तो उस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं, तो उस पर केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी, उसको वरीयता दी जाएगी अगर कानून संवैधानिक रूप से परिपूर्ण उतरता है तो। खैर, अब बात आती है कि अगर कृषि राज्य सूची का विषय है तो केंद्र ने वो कैसे बनाया। तो आपको क्या लगता है, मोदी को या अमित शाह को या उनकी पूरी सरकार या मंत्रिमंडल को ये अक्ल देने की या ये अक्ल या ये तर्क देने वाला कोई नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस पे काम किया है। अब मोदी, भाजपा, आरएसएस और उनके लोग बेशक नेहरू को कितना भी गाली देते रहें, पर इस एक्ट को कानूनी रूप से मजबूती देने का जो असल काम मोदी के लिए किया है वो 1954 में तीसरे संविधान संशोधन के साथ नेहरू जी ने किया है। यस, नेहरू जी ने किया है। नेहरू जी को इल्म था कि अगर सारी शक्ति राज्यों को दे दी जाएगी तो हो सकता है भविष्य में देश हित के कानून या किन्हीं वजहों से केंद्र को कोई कानून बनाने में समस्याएं आ सकती हैं। तो 1954 में तीसरा संविधान संशोधन करके उन्होंने एक समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 33 डलवाई। एंट्री नंबर 33 क्या कहता है? एंट्री नंबर 33 कहता है कि समवर्ती किसी एंट्री नंबर 33 केंद्र को भी कृषि से जुड़े कानून बनाने के हक प्रदान करता है। और वो क्या कहता है, इसके साथ आप समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 26 और 27 पढ़ेंगे, जो कहता है कि एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए एंट्री नंबर 26-27 की मान्यता होगी। यानी कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसको एंट्री नंबर 33 के अधीन देखते हुए एंट्री नंबर 26 और 27 मान्य होगी। अब मैंने एंट्रियां आपको बता दी हैं, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो इतना बोरिंग होगा, इतना बड़ा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। बेहतर होगा आप इन एंट्रियों को नोट करें और पढ़ लें, या अपने किसी विशेषज्ञ से पढ़वाएं। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब तक आप इन बातों को क्रॉस चेक ना कर लें जो मैंने आपको बताई, आप कतई सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन को लेके ना जाना, इन मांगों को लेके ना जाना। आपका रास्ता जन आंदोलन का है, जन आंदोलन पर टिके रहना। सरकार को झुकना पड़ेगा या दूसरा रास्ता निकलेगा। कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट
असलियत पता होती है कोर्ट को, पर उसको कानूनी मापदंडों पर ही हर फैसले को कसना होता है। और कानूनी मापदंड के फैसले को कसने के लिए इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोर्ट अपना 10 मिनट भी बर्बाद करेगा। शुभकामनाएं।